सभी को सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा आज की कक्षा गोकुल भैया लेंगे। और गोकुल भैया का परिचय, संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ कि आप बाल्यकाल से गायत्री साधक हैं और गुरुदेव के समीप रहे हैं और मिशन के कार्य में मतलब बाल्यकाल से ही लगे हुए संलग्न हैं, एक्टिव हैं। और आपका निवास स्थान कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप एक इंजीनियरिंग फर्म में कार्यरत थे। उसी फर्म में रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर से रिटायरमेंट, आपने उसी फर्म में एज ए कंसल्टेंट कंसल्टेंट जॉब करते हैं। ठीक है भैया, प्रणाम। आप कक्षा प्रारंभ कीजिए। जी, प्रणाम भैया। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आइए आज की कक्षा को हम आरंभ करें। उसके पूर्व हमारे भारत की संस्कृति ये है कि हम कोई भी काम को करते हैं आरंभ, तो उसके पहले परमात्म तत्व का ध्यान करते हैं। अब वो परमात्म तत्व सबका अपना अपना हो सकता है, अपनी धारणाएं अपनी अपनी हो सकती है। कोई ईश्वर के रूप में मान सकता है, कोई खुदा के रूप में मान सकता है, कोई क्राइस्ट के रूप में मान सकता है, कोई अन्य अन्य देवताओं के रूप में मान सकता है, किसी रूप में मान सकता है। लेकिन इतने मानता सबकी है कि हम एक परम सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हम सबका सुप्रीम है। तो आइए उस परम सत्ता का, परमात्म सत्ता का ध्यान करें। एक बार गायत्री मंत्र, जो कि सद्बुद्धि की प्रार्थना का मंत्र है, एक बार बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। सबको स्नेह, बच्चों को आज हम लोग विचार शक्ति के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। और अपने जीवन को हर व्यक्ति जो जन्म लेता है, वो ये चाहता है कि उसके जीवन में वो श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचे। बेस्ट को पाने की सबकी इच्छा रहती है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जीवन की प्रगति करना हर एक का धर्म है, हमको प्रगति करनी भी चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? जी भैया, आवाज क्लियर आ रही है जी। अच्छा, नहीं, मैसेज था इसलिए मैंने कहा ठीक। चलिए, ये हो सकता है कुछ उनके एंड पे समस्या हो। हाँ, कोई बात नहीं। जिनको क्लियर नहीं है, अगर वो हो सकता तो ईयरफोन लगा लें, क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है वह है विचार शक्ति को परिष्कृत करें। विचार शक्ति को परिष्कृत करने का मतलब अपने विचारों को साफ करना, अपने विचारों को सुंदर बनाना, श्रेष्ठ बनाना। इसी के ऊपर आज अपनी चर्चा रहेगी। चर्चा की पहली बिंदु यह है कि हम लोग आमतौर पर एक बात कहते हैं कि आदमी के हाथ में क्या है, वो तो परिस्थितियों का गुलाम है। हमारी जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही हम कम काम कर पाएंगे। यानी आदमी मोटे तौर पर अपने आप को परिस्थिति का दास मानता है। लेकिन अगर हम विचार करें, चिंतन करें, तो स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। वह अपने परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी होता है। कैसे स्वामी होता है? एक पेड़ है, उसमें बहुत तरह के फल होते हैं। बहुत तरह के फल होते हैं, तो उस पेड़ का कारण क्या है? वह बीज है। जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। ये तो अकाट्य सत्य है, इसको तो आप बिल्कुल मना नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आम का बीज बोएं और उसमें से जामुन का फल उगने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारी जो विचार हैं वही हमारे बीज होते हैं। हम जैसा सोचते हैं और करते हैं, वैसा हम बनते चले जाते हैं। और इसीलिए मनुष्य को परिस्थितियों का स्वामी कहा गया है, दास नहीं।
वह उसका नियंत्रण करता है और वही उसका निर्माता है। परिस्थितियां भी हम ही बनाते हैं। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लगती होगी कि हम अपनी परिस्थितियां कैसे बनाते हैं। बहुत से कारण दूसरे हैं जिनके कारण हमको लगता है ये तो हमारी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन अपनी परिस्थितियों का मतलब अपने आसपास का वातावरण हम खुद बनाते हैं। एक बात कही जाती है कि जो किस्मत में लिखा वो होगा। किस्मत बोलने से ही आदमी का हाथ जो है अपने कपाल पे चले जाता है। या लौकिक भाषा में हम कहते हैं कपाल में जो होगा वही तो लिखा होगा, जो कपाल में होगा। अब कपाल में क्या है? ये जो कपाल का हमारा क्षेत्र है, ब्रेन, ये हमारे विचारों का क्षेत्र है। कपाल मतलब मस्तिष्क। ये एक मैसेज बार बार आ रहा है आरसीबी का कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अमन भाई तो बता रहे हैं आवाज क्लियर है। जी, आवाज तो आ रही है इसमें और क्लियर भी आ रही है। मुझे लगता है कि फिर उनके एंड में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जी। और भी कोई मैसेज करके बताएं अगर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो कपाल मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब विचार। और जैसे मनुष्य के मस्तिष्क में विचार आते हैं वैसा वो काम करता। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका विचार आपके मस्तिष्क में ना आए। किसी दूसरे के मस्तिष्क में विचार आया तो भी वह आपसी चर्चा में आपके पास पहुंचा और आपने उस विचार को अपना माना, तभी हम कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रश्न का उत्तर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है और आप उसका गलत उत्तर दूसरे के कहने पे कर दें। दूसरे के कहने पे आप गलत उत्तर तब करते हैं जबकि आपको अपने विचार पर डाउट होता है कि मेरा विचार, मेरा उत्तर सही है या नहीं। हो सकता है गलत हो सकता है मेरा दोस्त जो बता रहा वो ज्यादा बेहतर हो, वो सही हो। और फिर जब आपको अपने विचारों पर डाउट होता है तो आप दूसरे के विचार को अपना विचार मान लेते हैं और तभी उस काम को कर पाते हैं। अगर आपको अपना विचार बहुत क्लियर है तो आप कभी भी दूसरे के विचार से हम चल ही नहीं सकते। ये वैज्ञानिक नियम है धरती का। एक एक आदमी एक किसी गांव में जा रहा था। रास्ते में धूप थी, थक गया तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया। विश्राम करने लग गया तो आराम करते करते सोचा कि जब थकावट थोड़ी दूरी तो इच्छा हुई पानी की कि काश पीने के लिए पानी होता तो कितना बढ़िया होता, आराम मिल जाता। एकाएक वहां पास से पानी का झरना फूट गया, पानी निकलने लगा। उसने पानी पी के प्यास बुझाई, तृप्त हो गया। उसे आश्चर्य हुआ, तृप्त हो गया। अब पानी पेट में चला गया, थोड़ी प्यास बुझी तो थकान के कारण भूख भी जागृत हुई। उसके मन में आया कि कुछ खाने को मिल जाता, कुछ खाने को होता तो बहुत बढ़िया रहता। और उसने सोचा भर था कि उसके सामने एक बहुत अच्छे व्यंजनों से भरी हुई थाली, पकवानों से भरी हुई थाली उसके सामने आ गई। अच्छा अच्छा भोजन उसके पास था। वह उस भोजन को करने लगा और भोजन करने के बाद में उसको बड़ा आनंद आया। अब पीने को पानी मिल गया, खाने को भोजन मिल गया, यात्रा में चल रहे थे तो स्वाभाविक है थकान होगी, नींद आना स्वाभाविक है। उसने सोचा कि अगर जमीन पे लेटा, पर सोचा कि अगर पलंग होता तो कितना बढ़िया होता। वहां एक पलंग आ गया। पलंग आ गया तो पलंग पे सोचा। अब उसके मन में डर लगने लगा, अरे मैं जो सोच रहा हूं वो हो रहा है, यहाँ कोई माया का चक्कर तो नहीं है, कोई राक्षस तो इस पेड़ के ऊपर नहीं बैठा है, ऐसा कैसे होता जा रहा है। उसने ये सोचा, उतने में राक्षस खड़ा हो गया। अब उसके मन में भय आया कि कहीं ये राक्षस मुझे खा गया तो, मुझे खा तो नहीं जाएगा राक्षस। बस उसके मन में आया और उस यात्री को राक्षस खा गया। कहते हैं कि वो वृक्ष कल्प वृक्ष, ये एक काल्पनिक घटना है लेकिन इसका सिद्धांत सही है।
सिद्धांत क्या सही है कि मन जिस प्रकार की कल्पना करता है, शरीर हमारा उसी प्रकार काम करने लगता है। और इसमें एक और बड़ी बात यह आती है कि पहले हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं, और जब पाने की इच्छा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है। और मिलने के बाद हम उसको पूरी तरह भोगते नहीं है, उसके पहले हमें भय लगता है कहीं हमसे छूट न जाए। ये प्रश्न की बात। कोई वस्तु हमारे पास नहीं थी, फिर हमने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो वस्तु मिल गई, तो अब डर क्यों, अब संशय क्यों? अगर नहीं थी और हमने अपने मेहनत से कमा लिया उस चीज को, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। किसी कारण से अगर वो चीज नहीं भी रहेगी तो हम फिर कमा लेंगे, इसमें क्या बात। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस घटना के पीछे एक प्रेरणा ये मिलती है कि आदमी को कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। अगर उसके राक्षस आते ही वो अगर ये खुश हो जाता, अरे वाह क्या बढ़िया राक्षस मिल गया है, अब तो इससे जो चाहे अपने मन का काम करा लेंगे, तो शायद वो मरता नहीं। लेकिन भय आया, अब भय आते ही वो बात उसकी सजीव होती चली गई। तो मनुष्य को काल्पनिक भयों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बहुत तरह के काल्पनिक भय हमारे मन में आते रहते हैं, और उससे हमको क्रमशः दूर होना चाहिए, वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब कोई भी चीज को हम प्राप्त करना चाहें तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये है कि पुरुषार्थ और बल, दो तरह की चीज आती है। एक तो हमको ताकत भी चाहिए, बल चाहिए, और दूसरा उस बल पर काम करने की क्रियाशीलता भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारी इच्छा तो है हम फर्स्ट आ जाएं, लेकिन फर्स्ट आने के लिए इच्छा भर से नहीं हो। उसके लिए पहले तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ कौन कराएगा? वो हमारी आंतरिक इच्छा हमसे कराएगी, हमारी इच्छा शक्ति हमसे कराएगी। वह इच्छा शक्ति ही हमारा बल है। अभी दुर्गा पूजा गई, दुर्गा पूजा में आप देवी की पूजा करते हैं। भगवान माँ देवी के 8 हाथ बताए गए, अष्टभुजा। 8 हाथ किसी व्यक्ति के होंगे तो कैसे जिएगा बताइए, रास्ते में चल ही नहीं पाएगा। ये प्रतीकात्मक है। 8 तरह की शक्तियों का वर्णन उसमें किया गया। 8 तरह के बल, क्या क्या बल है? स्वास्थ्य बल, पहला पहला बल जो होता है वो स्वास्थ्य का होता है, इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। दूसरा बल विद्या का, फिर धन का, फिर मित्रता का, प्रतिष्ठा का, साहस का, और आत्मबल। वैसे ही एक बल विचार बल। हम जो कुछ भी सोचते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करनी पड़े, और साधारण मेहनत से भी काम नहीं होगा। एक लड़का अगर स्कूल जा रहा है, रेगुलर पढ़ाई स्कूल में हर क्लास को कर रहा है, और स्कूल क्लास में अगर पढ़ाई हो रही है और वो उससे ज्यादा मेहनत न करे तो पासिंग मार्क्स तो वो पा जाएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए उसको घर आकर के भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 3-4 घंटे पढ़ता है तो 60-70% तक नंबर ले आएगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा है कि मैं 90% लाऊं, तो उसको 6 से 7-8 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है ये नंबर लाने का। तो दो चीज उसमें होती है किसी भी चीज को पाने के लिए। एक तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत का मोटिवेशन कौन देगा? हम मेहनत तो हम चाहते हैं, और उसको मोटिवेट कौन देगा? वो मोटिवेशन जो है वो हमारी विचार शक्ति हमको देती है। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, किसी हालत में पास नहीं हो पाऊंगा,
तो कितनी भी मेहनत कर ले वो पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके पास मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो वो उसमें से भी रास्ता निकाल लेगा। एक अपना अनुभव शेयर करता हूं आपके साथ में। जब हम पढ़ रहे थे तो क्लास 12 का हमारा एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स का पेपर में जब पेपर सेकंड पेपर था इकोनॉमिक्स का, जब पेपर हमारे सामने आया तो न जाने क्यों हाथ पैर ठंडे हो गए। ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं होता। आपके साथ भी होता होगा कई बार, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर हाथ में आया कि सब कुछ पढ़ा हुआ पर कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये स्थिति थी कि शायद एक पेज भी मैं लिख पाना मेरे लिए मुश्किल था उस समय की परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन सकारात्मक विचारधारा, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ जुड़े हुए थे बचपन से, तो मंत्र शक्ति ने वहां काम किया। हमने अपने पेन को बंद करके वहां रख दिया और आराम से बैठ गए, प्रश्न पत्र को बार बार पढ़ते रहे और सोचा कि इस संबंध में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारी स्थिति देखकर जो क्लास में एग्जामिनर थे विजिलेंस में, वो वहां आके खड़े हो गए। उनको लगा कि कुछ लिख नहीं रहा है, पेन बंद करके बैठा है, क्या बात है। पूछा तबीयत तबीयत ठीक है? मैं कहा तबीयत ठीक, लेकिन याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद में फिर सोचे कि इसमें से क्या कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं। तो लगा कि ये वाले शॉर्ट नोट्स हम कर सकते हैं, ठीक है, बाकी पेपर में इसमें ये कर सकते हैं। जो शॉर्ट नोट जिसके लिए मैं जानता था कि ये शॉर्ट नोट तो मैं कर लूंगा, ये 15 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, इसको तो मैं ठीक से कर लूंगा। मैंने उसके बाद में 20 मिनट तक कुछ नहीं लिखा। 20 मिनट बाद में अपने विचारों को नियंत्रित किया और उस 20 मिनट को करने लगा। वो पेपर वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब फिर पढ़ा इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके चीजें स्मृति में आती रही। पढ़ा हुआ तो था सब, स्मृति आती रही। और जब 3 घंटे में निकला तो मैं उसके जो जितने भी हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं वहां से निकल गया। एग्जामिनर बहुत नजर लगाया था, उसको लगा कि कोई चीटिंग करेगा कि क्या करेगा कि क्या नहीं करेगा, पर मैं अपना उस काम से करता गया। परिणाम ये आया कि जब मेरे रिजल्ट आए तो मैंने देखा कि उस समय उसमें हमारे फर्स्ट डिवीजन मार्क्स थे। आज मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, पर हमारे टाइम में मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं आते थे। जब हम पढ़ते थे, जब हमने पास किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, तो मेरा फर्स्ट डिवीजन था। पूरी यूनिवर्सिटी में कुल 50 लड़के फर्स्ट डिवीजन होल्ड किए। तो उस समय फर्स्ट डिवीजन मार्क्स बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। हुआ क्या, पुरुषार्थ तो किया, लेकिन उस पुरुषार्थ को शक्ति कौन दी? किसने दिया? विचारों ने शक्ति दी। उसके बाद जब व्यवहारिक जिंदगी में आए तो मैं तो कॉमर्स से ग्रेजुएट था, लेकिन हमारा पूरा काम इंजीनियरिंग का था। उसमें पॉलीमर साइंस था, पॉलीमर को भी पढ़ना था, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे वो पूरा मैकेनिकल प्रोडक्ट था, तो उसके लिए मैकेनिकल साइंस को भी बहुत कुछ जानना पड़ा। उस हर चीज को जाना, ऑटोकैड सीखा, ड्राइंग बनानी सीखी। जहां भी प्लांट में जाता इंजीनियरों से ही मेरी मुलाकात होती, इंजीनियर से ही बात करना पड़ता। और बाद में ऐसा हुआ कि बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मैं अपने विषय को जान रहा था। क्या दो चीज हुई, एक तो पुरुषार्थ, उस काम पे काम करते गए, और प्रबल इच्छा शक्ति उसके ऊपर में लगी रही। ये काम तो हमको सीखना ही है, जानना ही है, अन्यथा। और ड्राइंग बनाना एक पूरी इंजीनियरिंग स्किल है, ऑटोकैड चलाना पूरी एक इंजीनियरिंग स्किल है। ये कॉमर्स के लड़के को साधारणतया से वो चीज नहीं आनी चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ और इच्छा शक्ति, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत को ताकत हमारी इच्छा शक्ति देगी। हमारे कार्य, हमको लगता है हाथ पैर से जो काम करते हैं वही काम, खाली वो काम नहीं है। विचार, सोचना भी एक काम, सोचना भी एक काम। हम कभी सोचने पर सोचते ही नहीं है कि सोचना भी कोई काम हो सकता है। सोचना भी एक काम होता है। तो सोचना काम कैसे होता है? सोचना काम इस प्रकार होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आप कभी सोचे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं क्योंकि विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं। चाहे जिस तरीके के विचार हमारे पास में आ जाते हैं, अच्छे बुरे, मतलब के, बिना मतलब के, कोई भी विचार आते चले आते, और जो भी विचार आता है उस पर हम सोचते रहते।
आप सोचिए कि ये विचार आपके पास क्यों आ रहा है। आप जिस उम्र में हैं, जीवन में सब कुछ पाना है, खेल कूद भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, विवाह शादी भी करनी है, गृहस्थी भी बनाना है, सब काम करना है जीवन में एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन अभी जब विद्याध्ययन का समय है, तो इस समय कामुकता के विचार हमारे मन में क्यों आए? अगर कहीं से कोई विचार आ गया तो हमको उस पर देखना चाहिए कि ये गलत विचार हमारे दिमाग में आ गया, उस विचार को पकड़ करके हम धीरे से बाहर कर दें कि हमारे काम का नहीं है विचार। पढ़ाई करने बैठ रहे हैं और विचार में कल शाम को पिक्चर देखे थे वो पिक्चर आ रही है, कल जो टीवी सीरियल देखे थे जहां छोड़ा उसके आगे आज क्या होगा ये विचार उसमें चल रहा है। कल क्रिकेट का मैच है, भारत का किसी भी देश के साथ में हो, किसी भी देश का हो, क्या होगा क्या नहीं होगा आपका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। न तो आप उसमें बैटिंग करने जा रहे हैं, न बॉलिंग करने जा रहे हैं, न उस टीवी सीरियल में एक्टिंग करने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने बैठे हैं और मन चला गया, विचार चले गए किसी दूसरी जगह पर। अपने विचारों को देखने की आदत हमको सीखनी चाहिए। अपने आप से बात करिए, ये विचार क्यों आ गया? अभी तो इस विचार का समय नहीं था। चलो हमारे काम का नहीं है, इस विचार को हटो, तुम हटो यहां से, हमारे लिए तुम आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अपने विचारों को देख करके उसको बाहर निकालना पड़ता। और अगर विचार शक्ति पर नियंत्रण आ जाए तो आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। विवेकानंद के पास में किताबें रख दी जाती थी और रात भर में पूरी किताब पढ़ के निकाल देते। आप पढ़िए विवेकानंद की जिंदगी, हर किसी को पढ़नी चाहिए, विशेषकर बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। विचार शक्ति इतनी केंद्रित थी कि एक बार पढ़ा हुआ याद हो जाता। ब्रह्मपुर गुरुदेव ने गायत्री प्रज्ञा पुराण लिखा, उसके 7 पहले अध्याय के 6 खंड उन्होंने 6 दिन के अंदर में लिख के छोड़ दिया। क्या किया? अपने विचारों को केंद्रीकृत कर लिया। एक जैसे आपने लेंस में देखा होगा, सूर्य की किरणें आती हैं और एक लेंस के ऊपर हम डालते हैं तो लेंस से वो किरणें एक जगह जाती हैं तो वहां पे आग लग जाती है। अगर ऐसे ही सूर्य की किरणें पड़े तो कोई आग नहीं लगती है, लेकिन विचार शक्ति जब केंद्रीकृत होती है, एक जगह पे होती है, तो आग लग जाती है। तो ये अपने विचारों पर जब हम पहली नजर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अब अपने विचारों को हम प्रॉपर नियोजित करना सीखेंगे कि जो काम के विचार है उन्हीं को हम लाएंगे, बिना काम के विचार हम हटा देंगे और हमारे विचार ही हमारे लिए संपत्ति बन जाती है। ब्रूस ली को आप लोग सब जानते हो, मार्शल आर्ट का बड़ा एक्सपर्ट ब्रूस ली, सब जानते होंगे। पर ब्रूस ली के संबंध में कहा गया, मैंने पढ़ा कि जब वो बहुत छोटा था तो इतना दुबला पतला था कि वो जब मार्शल आर्ट सीखने गया तो उसको हटा दिया गया, हटो तुम्हारे लायक नहीं है। वो अपने घर गया, उस समय पोस्ट कार्ड चला कर, पोस्ट कार्ड पर अपने आप को चिट्ठी लिखी कि ब्रूस ली तुम दुनिया के महान मार्शल आर्ट के ज्ञाता हो, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट के ज्ञाता बन सकते हो, तुम्हारे प्रचंड प्रतिभा है, क्षमता है। लिख करके अपना एड्रेस लिखा और पोस्ट कर दिया। और चिट्ठी जब आई तो उसको पढ़ते गया, पढ़ते पढ़ते उसके अंदर में वो ऑटो सजेशंस के द्वारा अपनी शक्ति जागृत हुई। क्या हुआ? उसने विचारों को संयमित किया। देखिए विचार संयम एक बात होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें हमको विचारों को सुनियोजन करना पड़ता है। कैसे करेंगे? पहला है कि उसको निग्रह करना, यानी उसका जो बिखराव चारों तरफ हो गया है उसको समेट के एक जगह लाना। तो जो बात कर रहे थे आपसे कि जब सूर्य की किरणों को लेंस पर डालते हैं एक जगह आती है तो वहां आग लग जाती है। तो पहले तो अपने विचारों को हमको केंद्रित करना पड़ा। जो काम कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं तो पूरे मन से खेलें, हम पढ़ रहे हैं तो पूरे मन से पढ़ें, आप टीवी देख रहे हैं तो पूरे आनंद के साथ टीवी देखें, अखबार पढ़ रहे हैं तो ढंग से अखबार पढ़िए। जो काम कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें। आप क्रिकेट खेलते होंगे, अगर आपका बैट और बॉल अगर एक लाइन में नहीं है तो बॉल उसमें से निकल करके आपको आउट कर सकती है। लेकिन आपकी बॉडी, आपके पैड और बैट एक लाइन में है और बॉल के अपने सीख से खेला है तो आपको आउट करना मुश्किल है। जब हमारे क्रियाएं और विचार शक्ति एक जगह हो जाती है तो सफलता 100% मिलती चली जाती है। तो पहले इधर उधर के बिखराव को रोक करके विचार को एक जगह पर केंद्रित करना, ये पहला काम। दूसरा काम क्या होगा? उसको नियोजित करना। विचार जब एक जगह पे आ गए हैं तो उसको हम नियोजित करें।
कैसे नियोजित करें? उसका नियोजित करने का जो उपाय है वो उपाय यह है कि हम नियमित रूप से स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। स्कूल की किताब पढ़ना यह हमारा कार्य है। हम ऑफिस जाते हैं, मैं अपने ऑफिस की अपने वर्क से संबंधी हुई किताब पढ़ता हूं, वो स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय मतलब महापुरुषों की जिंदगी पढ़े, जहां से कि हमको प्रेरणा मिले, जहां से कि हमको कुछ मोटिवेशन मिले, उनको पढ़े। आजकल गली गली में मोटिवेशनल स्पीकर घूमते हैं, यहां से 4 लाइन पढ़ी, वहां से 4 लाइन पढ़ी, पर उनका व्यक्तित्व क्या है? अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर ने सुसाइड कर, वो बैंकरप्ट हो गया। कितने मोटिवेशनल स्पीकर को ऐसे देखते हैं जो कि उनके घर में पति पत्नी में लड़ाई हो गई। इसका मतलब उनका व्यक्तित्व उस लायक नहीं था। तो जिनका व्यक्तित्व को प्रमाणित कर लिया गया है, वैसे महामानवों की पुस्तकें पढ़ें। महामानवों के जीवन को हमको पढ़ना चाहिए। ये एक पहली चीज हमको अपने जीवन में आनी चाहिए। इसको कहते हैं स्वाध्याय। जैसे कि विवेकानंद की पुस्तक पढ़ें हम। कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? इसमें स्क्रीन को कुछ प्रॉब्लम कर रही है। अब ठीक है। हम महर्षि अरविंद की पुस्तक पढ़ें। हमने राष्ट्र नायकों की जिंदगी पढ़े कि कैसे वो जी, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और इसमें सबसे बेहतर है गीता। गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ कही थी? उसके बेडरूम में कही थी क्या? उसके क्लासरूम में कही थी क्या? द्रोणाचार्य के स्कूल में जाके कही थी क्या गीता? गीता उसको युद्ध क्षेत्र में कही थी। यानी कार्य क्षेत्र में कार्य को कैसे किया जाए, यह प्रेरणा गीता देती है। कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में जाते समय गीता लेके जाती है तो कोई तो कारण होगा। पर अगर मैं पूछूं तो शायद आप में से बहुत लोगों को ने गीता पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी होगी तो किसी से सुनी होगी, उसके एक आध श्लोक भी आपको याद नहीं होंगे। नित्य कम से कम भी 2 श्लोक गीता के रोज पढ़ने का हमको अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के क्रम में आता है। इसके बाद सत्संग। सत्संग माने सत्य का संग। किसी कहीं से महात्मा जी आ गए हैं, उनका प्रवचन सुनने चले गए, महात्मा को भी टेस्ट करना चाहिए कि ये जो बात कह रहा है ये इसके जीवन में आई है कि नहीं आई है, ये रटी रटाई बात है। तो उसके लिए हमको ऐसे व्यक्तियों का साथ, सत्संग मतलब सत्य का साथ, जिन्होंने जिंदगी वैसी जी है, उनके साथ हम जिए, और यह काम हमारा बहुत कुछ स्वाध्याय के माध्यम से भी पूरा हो जाता है। तीसरा उसका उपाय है मनन। जो पढ़ा उस पर विचार करें। गाय खाना खाती है, चारा चरती है और चर के बैठ जाती है, और फिर उसकी जुगाली करती है। ये जुगाली विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे स्कूल की किताब पढ़ें, चाहे अन्य कोई पुस्तक पढ़ें, उस पुस्तक के ऊपर में विचार करें। आज पढ़ा क्या, जो पढ़ा उसका लॉजिक क्या था। रट लेना काम नहीं है, लॉजिक से समझना पड़ेगा उसका लॉजिक क्या है। और हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई काम नहीं होता। तो ये उसके ऊपर हम चिंतन करें, मनन करें, और उस पर सोचें कि यह और किस किस तरीके से समझी जा सकती है। कोई एक, जैसे आप मैथमेटिक्स का हम लोग किताब पढ़ते होंगे, आप सॉल्व करते हैं, तो एक सिद्धांत के लिए 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं अलग अलग, उसको सॉल्व करो। एक ही जैसे थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ में सॉल्व क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इसको सॉल्व करना है। वैसे ही जब कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके बहुत से हमको उसके संबंधित विचार सोचने चाहिए। उस बात को हम और कैसे कह सकते हैं अपनी भाषा में। किताब की भाषा में पढ़ा, पर अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, यह उसको पढ़ना चाहिए। जब इसको पढ़ने का क्रम शुरू हो जाता है तो वो विचार हमारा बन जाता है, चाहे वो स्कूल की किताब हो, चाहे वो जीवन दर्शन की पुस्तक हो। दोनों चीजों में बराबर बात लागू होती है। उस पर हमको विचार करना चाहिए कि इसको हमने कैसे समझा, हमारे शब्दों में उस बात को कहें। जैसे
लिटरेचर के अंदर में बहुत बार आजकल का, मुझे पढ़ाई का मीडिया पता नहीं क्या होता है, जब हम पढ़ते थे तो कोई गद्य या पद्य आता था तो उसको कहा था कि अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में मतलब हमने इसको कैसे पढ़ा, टीचर ने कैसे पढ़ाया ये दूसरी बात, किताब में क्या लिखी ये दूसरी बात, पर हमने उसको कैसे पढ़ा, हमने उसको जैसे पढ़ा वही हमारी बात है, बाकी सब औरों की बात। इसीलिए ये तब होगा जबकि उस पर मनन किया जाए। कोई भी एक एग्जाम्पल मिला तो उसके आसपास के कई सारे एग्जाम्पल हमको खोजने पड़ेंगे, और जब बहुत सारे एग्जाम्पल उसके पास के मिल जाएंगे तो वो विचार, वो सिद्धांत हमारा बन जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे भी हो, ये तीन प्रकार है, लक्ष्य को पाना ही पाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस किसी तरह से हो, उसके लिए कितना भी पुरुषार्थ करना पड़े। समय नहीं मिलता है, एक कॉमन प्रॉब्लम, कि टाइम नहीं मिलता। टाइम तो सबके पास बराबर ही। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे का समय है, यूएस के प्रेसिडेंट के पास भी 24 घंटे का समय है, पागल खाने के पागल के पास भी 24 घंटा का समय है, और हमारे आपके पास भी 24 घंटे का समय है। लेकिन चूंकि हमारे विचार सुनियोजित नहीं है, चूंकि हमारे विचार सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, चूंकि हमारे विचार पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमारा बहुत सा समय बेकार के चिंतन में चला जाता है। उस पर हमको नियमित सोचना पड़ेगा। समय हमारे पास ही है, हमारा बेकार के समय में से हमको देखना पड़ेगा हर काम के ऊपर में कि कौन सा काम हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा काम श्रेष्ठ नहीं है। काम विचार से आता है। अब इन कामों को कौन सा सही है नहीं गलत, इसके लिए कैसे तय करेंगे? इन काम को कौन सा विचार प्रेरित कर रहा है। इसीलिए विचारों पर पैनी नजर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र, इसके साथ में जो व्यवहारिक सूत्र है वो ये है कि बुराई से बचे। पहला बात तो बुरे विचारों से अपने आप को दूर। जो भी चीज, जो भी विचार आपको बुरा लग रहा है तो उसके तर्क में न जाए, उसको ठीक करने का, मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई लड़का आपको गलत विचार की बात कह रहा है, कोई लड़की आपको गलत सलाह की बात, तो आप उससे माथा न लगाए पहली काम पे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी सोचने की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा है और वो आपको प्रभावित करे। पाप में, गलत बातों में आकर्षण होता है। कोई व्यक्ति जन्म से बीड़ी सिगरेट पीता हुआ जन्म नहीं लेता है। हाथ में सिगरेट लेके, मुंह में पान पराग गुटखा लेकर के, दारू की बोतल लेके कोई जन्म नहीं लेता है। उसको पहली बार नशा दिलाने वाला उसका कोई निकटस्थ मित्र ही होता है। लेकिन उस निकटस्थ व्यक्ति को वो मना भी करता है, लेकिन मना करने के बावजूद उसके मन में एक आकर्षण भी होता है, और अपने आकर्षण से ही वो उस मित्र की बात को मानता चला है। तो उस आकर्षण से हमको बहुत सजग होना। अगर कोई गलत चीज है, अगर हम उसको अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, तो पहला काम तो ये करें कि ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी दूरी बना। पहला काम तो ये करें। जब कोरोना आया तो पहली बात हमको यही कही गई कि आप आइसोलेट हो जाइए, सबसे अलग हो जाइए। क्यों? बीमारी बहुत बड़ी थी, डायग्नोसिस नहीं था, पता नहीं था किसको है किसको नहीं, पता नहीं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी दोस्त आपको गलत सलाह देता है, तो सबसे पहले उससे अपने आप को अलग कर ले। फिर अपने आप को भी बुराई से अलग कर लीजिए कि नहीं, मैं इसके अनुकूल नहीं हूं। उसके लिए अपने आप को श्रेष्ठ मानना बहुत जरूरी है। मैं जब पढ़ रहा था, ये मैं क्लास 11 की एक घटना बता रहा हूं आपको, कि जैसा सब बच्चे होते हैं वैसे ही हम भी शैतानी सभी करते हैं, हम भी करते थे। हम जहाँ रहते थे वहां से कलकत्ता हमको लगभग 2 घंटे की ट्रेवलिंग के से करके आना पड़ता था। घर से 5 किलोमीटर साइकिल से जाते थे, फिर ट्रेन से जाते थे, फिर बस से जाते थे, और फिर आने के बाद में खेलकूद मस्ती होना ही था। तो कभी होमवर्क होता और कभी नहीं होता।
तो एक बार अकाउंट्स के टीचर ने सबसे पूछा, होमवर्क हुआ? सबसे पूछने लगा, हुआ हुआ, तुमने किया? जो जो नहीं किया सबको खड़ा करता गया। मेरा नंबर आया, उसने कहा गोकुल तुमने किया? मैं कहा नहीं। मैं भी खड़ा हो गया गर्दन लटका करके। उसने एक बात कही कि गोकुल तुमने भी नहीं किया। बस इतनी सी उसने बात कही, तुमने भी नहीं किया। उस दिन मुझे लगा कि इसकी एक्सपेक्टेशन मेरे से थी कि कम से कम मैं तो करूंगा। उस दिन के बाद से मैं और किसी टीचर का होमवर्क करता ना करता, उसका होमवर्क जरूर कर लेता। पर उसने मेरे को एक जो बात आगे चल के मुझे समझ में आई कि अगर मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान लूं कि मैं अच्छा हूं, तो मैं अगर अच्छा हूं तो बुराई मेरे पास कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो पहला, बुराई, जो बुरे सलाह दे रहे हैं उनसे अपने आप को दूर करें। दूसरा, अपने आप को श्रेष्ठ मान कि मैं सबसे श्रेष्ठ। मैं क्यों श्रेष्ठ हूं? क्योंकि मैं ईश्वर पुत्र हूं। सीधी सी बात। कोई व्यक्ति अपने आप को बुरा मानता है? आपको लगता है आप बुरे हैं? आप में से किसी को लगता है कोई बुरा है? अगर मैं बुरा नहीं हूं तो बुरे की संगत में मैं क्यों पढ़ूं? अपने आप से प्रश्न करिए। यह होता है विचारों के ऊपर में काम करना। ऐसे अपने विचारों से काम करें। तो अब मैं अगर अच्छा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छे बनाए रखने के, अपने आप को अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छे विचारों के साथ होना पड़ेगा। अपने अंदर में अच्छाइयां पैदा करनी पड़ेगी। अच्छाइयां हैं पर उनको और पैदा करना पड़ेगा। अगर कोई खेत हो, उसमें अगर कुछ न डाला जाए तो घास फूस अपने आप उग जाती है। घास फूस को हटा देंगे तो फिर घास फूस उग जाएगी। पर उसमें अच्छी चीज लगा देंगे, कोई सब्जी लगा देंगे, फल फूल लगा देंगे, पौधे लगा देंगे अच्छे, तो घास फूस फिर ज्यादा नहीं होंगे। तो अपने आप में अच्छाइयों का विकसित करें। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए रोज सुबह जब भी आप उठे, टाइम मर्जी आपकी, कोई जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठिए। जितना बजे भी आप उठते हैं, उठने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ईश्वर से प्रार्थना करिए, जो भी आपका इष्ट हो। आप राम को मानते हो, शिव को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, लक्ष्मी को मानते हो, काली को मानते हो, खुदा को मानते हो, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, गुरु ग्रंथ साहब को, जिसको भी मानते हो, उससे आप एक प्रार्थना करिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का जिंदगी आपके द्वारा मुझे मिली, और आज के दिन मुझे ये काम करने हैं। अपने सारे कामों को एक बार याद कर लीजिए कि आज के दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं। फिर ईश्वर को प्रणाम करिए, अपने काम पे लग जाइए। रात को जब सोएं तो फिर एक बार अपने दिन भर को क्रिया को याद कर लीजिए कि आज सुबह जितना काम सोचा था कि आज ये काम करना है, वे सारे काम हुए या नहीं हुए। अगर हो गए तो परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। नहीं हुए तो परमात्मा के पास कमिटमेंट करिए, कान पकड़िए कि आज गलती हो गई पर ये कल काम जरूर कर दूंगा। दूसरा, ये देखा जाए कि आज दिन भर में किसी से गलत व्यवहार तो नहीं हुआ, किसी को गाली गलौज तो नहीं करी, माता पिता से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, बहन के साथ, भाई के साथ या अपने दोस्तों के साथ कोई गाली गलौज तो नहीं करी, मारपीट तो नहीं किया, गुरुजनों का अपमान तो नहीं किया, अनादर तो नहीं किया। अगर कुछ भी गलत काम हुआ तो उस गलत विचार जहां से भी आया, उस विचार को अपने दिमाग से दूर करें और अपने मन को जैसे ब्रूस ली ने अपने आप को ऑटो सजेशन दिया था, वैसे अपने आप को सजेशन दिया कि कल ये काम मेरे से नहीं हो, कल ये काम मैं नहीं करूंगा, कल मैं सबसे दोस्ती रखूंगा। ये काम हमको नित्य करना चाहिए। एक प्रार्थना आप सब करते होंगे, जानते होंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, स्कूलों में हर जगह लिखा रहता है। हे मां हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असतो मां सदगमय, हमें असत से सत्य की ओर ले चलो, बुरे आचरण से हमें अच्छे आचरण की ओर ले जाओ। ये प्रार्थना हमको नित्य अपने परमात्मा से करनी चाहिए और उस प्रार्थना पर हमें अपना प्रचंड विश्वास भी रखना चाहिए। तो फिर जीवन के अंदर में अच्छे विचार बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे अच्छे विचार बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी क्रियाएं भी अच्छी होने लगेंगी। ये जान लीजिए, जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारी विचार शक्ति होती है। जो विचार हमको प्रेरित करते हैं वही काम हम करते हैं। मुझे आशा है आप सब अपने विचारों पर पैनी नजर रखना शुरू करेंगे और किसी भी तरह के गलत विचार को, जिसको आप गलत समझते हैं, उससे अपने आप को दूर रखेंगे
और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब इससे संबंधित कोई भी बात करना चाहें तो स्वागत। जी, मैं चैट इनेबल कर देता हूँ, तो इसमें आपका कोई भी प्रश्न हो तो इसमें ये पूछ सकते हैं। चैट इनेबल कर दी है, और बाकी इसमें कोई अपने आप को अनम्यूट भी करना चाहे तो मैं इसमें ये भी कर दिया है मैंने, तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। बहुत ही बढ़िया कक्षा थी, बहुत ही उच्च स्तर की। इसमें जो अ, जो बात इसमें कही गई बड़ी ही सरल तरीके से, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार भाई साहब का। इतने सरल तरीके से और इतना बढ़िया इसमें जो ये बताया गया, निश्चित ही हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है, तो हम लोग जरूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मेरा निवेदन है सभी से, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जी। जो उम्र आज आपकी है, कभी हम भी उस उम्र से गुजरे थे। जी भाई इसलिए साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी इसलिए स्वाभाविक बात है कि ये सारी बातें होंगी। और मैं कभी ये नहीं कहता कि आप शैतानी मत करिए, खूब शैतानी करिए, लेकिन बढ़िया शैतानी करिए। और जो भी आपके कुछ भी आपका विचार हो, कोई भी बात हो, बात जरूर करनी चाहिए। क्वेश्चन अगर वही व्यक्ति बात नहीं करता जिसको या तो समझ में नहीं आती या पूरा समझ में आ जाता या संशय होती। ये क्लास इसीलिए है कि आप अपनी संशय को दूर करिए, अपनी हिच को तोड़िए, अपनी हिचक तोड़िए। जैसा भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जो प्रश्न हो, जो बात हो, कहिए। जी, तो आप अपना हैंड रेज करते रहिए। हाँ, इसमें स्वाध्याय क्या होता है भाई साहब, ये इसमें ये प्रश्न आया है। ये स्वाध्याय का अन्य जी का मतलब है। अर्थ होता है किताब पढ़ना। लेकिन किताब पढ़ना, अगर मान लीजिए कि कोई कोई कामुकता की किताब पढ़ रहे हैं, कोई सिनेमा की किताब पढ़ रहे हैं, तो उसको स्वाध्याय कहा जाएगा? उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन। अपने आप का अध्ययन मतलब मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? जो अभी हम बात कर रहे थे, मैं विचार। तो अपने विचारों पर चिंतन करना, ये स्वाध्याय। उसके लिए हमको कोई मीडिया चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे कोई मुझे कहे कि तुम्हारे चेहरे पे दाग लगा है, तो मैं पहला काम क्या करूंगा? एक कांच के सामने जाऊंगा, कांच के सामने जाऊंगा, देखूंगा कहाँ पे दाग है और उसे कपड़े से साफ करूंगा। तो किताब एक दर्पण की तरह है। हम किताब पढ़ें और उसके परिप्रेक्ष्य में अपने आप को देखें, और जहां सुधार लगता हो वहां सुधार करें। यही स्वाध्याय है। जी भाई साहब, तो और भी बच्चे अपने चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज करके पूछ सकते हैं जी। दोस्तों, आपको जो भी बात कहनी हो आप आराम से भाई, ये मत सोचिए कि मेरे केस सफेद हैं, इसकी आप चिंता न करिए। हम आपके बढ़िया दोस्त हैं, और बढ़िया दोस्त की तरह आपको जो भी बात पूछनी हो, आड़ी टेढ़ी दाएं बाएं, आप अपनी बात कह सकते हैं निश्चित ही। जी, हैंड रेज है। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए जी। हाँ दीक्षा जी, अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो ऑन कर सकती है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना हो तो कैसे लगाएं? ध्यान अगर यहाँ वहाँ भटक जाए तो कैसे हाँ, ध्यान एक जगह? बहुत सही बात है। ध्यान कैसे लगाएं कि पहले ये समझें कि क्यों लगाएं, पढ़ाई के लाभ क्या है, क्यों पढ़ें। पहली बात तो यह कि पढ़े क्यों, क्या यस। जरूरत है पढ़ने की। बिना पढ़े क्या काम नहीं चलेगा। पहले अपने से प्रश्न करिए, पढ़े क्यों? तो उत्तर मिलेगा कि हम इसलिए पढ़ें कि हम अपना भविष्य का जीवन को अच्छा बना सकें। अगर ऐसी बात है, पढ़ना जरूरी है, यस उसके सर। ये लाभ हैं, तो फिर लाभ वाली चीज पर आदमी कंसंट्रेट कर लेता है। हम लोग ये क्यों जरूरी है इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करते। पढ़ाई क्या, इससे लाभ हमको क्या है, हम क्यों न पढ़ेंगे, इस पर सोचेंगे तो कंसंट्रेशन भी हो जाएगा उसके ऊपर में। दूसरा, जब पढ़ाई करें दूसरे विचार अपने आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यस सर। लेकिन दो बातें, एक तो अपना रूटीन बनाइए कि मुझको, मान लीजिए कि आपने निर्धारित किया कि मैं 4 से 6 बजे तक पढ़ूंगी,
यस सर। अब पढ़ना तो 4 से 6 है ही है, मन लगे या न लगे, ये करना ही पड़ेगा बेटा। तुम अपने मन को अपना एक मित्र समझ लो, अपना दोस्त समझ लो, अपना बच्चा समझ लो कि भाई ये तो तुमने तय किया ना, ये करना ही पड़ेगा। आपकी रूटीन मैंने तो नहीं बनाई, आपकी रूटीन आपने बनाई, तो उस यस सर। रूटीन पर मुझे करना तो पड़ेगा। मन लगे नहीं लगे कोई बात नहीं, मन आज नहीं लगेगा कल लगने लग जाएगा। दूसरा, मन क्यों नहीं लगता है कि उस समय पढ़ाई के अलावा दूसरे सारी बातें आती हैं। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है कि अगर किसी व्यक्ति को कह दो कि तुम आजकल ध्यान करते समय बंदर के ऊपर मत सोचना, तो खाली बंदर ही बंदर सब चिंतन में आएगा। तो दूसरे जो विचार आए उनको धीरे से अलग कर दो कि आपके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले 2 घंटा हम पढ़ लें, उसके बाद में इन विषयों पर भी सोच लेंगे। थोड़े दिन का अभ्यास करना पड़ता है अपने मन के साथ में। फिर मन उसको मन देखता है कि हमें मानेगा तो है नहीं, किसी तरह से करेगा तो अपनी जिद की खूब जिद्दी बन जाएगी, किसी के नहीं सुनेंगे। बाकी जगह जिद्दी पे मार पड़ती है, अपने मन के साथ जिद्दी बन जाएगी कि मैं जो कह रही हूं मन तुमको वही करना पड़ेगा। अभी 2 घंटा पढ़ाई का टाइम है, 2 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें मन लगे या ना लगे। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में मन लगे या ना लगे, पढ़ते हैं ना, टीचर सामने यस है सर। वहां। वैसे यस अपने आप को टीचर बना लीजिए कि पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, तो इसको उपाय नहीं, थोड़े दिन में मन लगने लग गया। सर। उसके लाभ को सोचिए, उसके लाभ क्या है, पढ़ाई करने से लाभ क्या है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। और किसी की कोई बात हो, कोई भी प्रश्न जैसा भी जी, आप। पढ़ना चाहते हैं पर ध्यान नहीं लगता है, लग पाता। हेलो। पढ़ना चाहते हैं पर ध्यान नहीं लग पाता, मतलब नहीं दीजिए ना, ध्यान को पढ़ना है ना। हाँ, पढ़ना चाहते। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको बोले तुम पढ़ना तो पड़ेगा ही, ध्यान लगे या ना लगे। धीरे धीरे उसको लगेगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर ध्यान भी लगने लगेगा। ध्यान को जो ही ऑप्शन मिलता है दूसरा विचार करने का, तो वो करना पड़ता। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, मान लीजिए कि आप ब्रेड खरीदने गए और वहां 10 तरह की ब्रेड है, तो आप सोचेंगे ये ब्रेड लूं कि ये ब्रेड लूं कि ये ब्रेड लूं कि ये ब्रेड लूं, और वहां पर एक ही ब्रेड पड़ी है और लेना जरूरी है, तो क्या करेंगे, फिर आप बोलेंगे कोई ऑप्शन नहीं है, ये लेना ही पड़ेगा। तो जैसे सुडोकू खेलते हैं ना, कभी सुडोकू खेला है तो सुडोकू के में जो 1 से 9 के स्क्वायर में नंबर होते हैं ना, उसमें एक ही नंबर है, बाकी सबको हटाना पड़ता है कि ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो जो नहीं लगेगा उसको छोड़ना पड़ता है। तो मन नहीं भी लगे तो दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं रहना, जो ही ऑप्शन दूसरा अगर है कि यहाँ 2 या 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो मुश्किल है। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर मन लग जाएगा, आज नहीं तो कल लग जाएगा। ऑप्शन छोड़ने से मुश्किल है। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेल्योर, वेरी नाइस क्वेश्चन। द रिप्लाइज ऑफ योर कॉन्फिडेंस ओनली। ये फियर आया कहां से? ये सुना ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। फेल्योर की परिभाषा क्या है? मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं खूब पढ़ा और मेरे को 60% मैं उम्मीद किया था कि 70% नंबर आएंगे, पर 60 आए, तो आप उसको फेल्योर मान लेते। वस्तुतः फेल्योर नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। आपके एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि 34% मार्क्स आने से आप पास होंगे, 33 आए तो फेल हो गए। लेकिन उसी दिमाग उसी बुद्धि से कुछ भी काम दूसरा किया होता है, या टीचर ने 1 नंबर ज्यादा दे देता तो आप पास हो जाते। तो फेल्योर एक स्टेट है केवल, फेल्योर नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। यहां जो भी चीज है वो पास ही पास है। अब क्वेश्चन की पास को इंप्रूव कैसे करें, आज जहां उससे हम ज्यादा कैसे लाएं, ये इंपॉर्टेंट बात है।
फेल्योर तो कोई इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है। हम लोग फेल्योर के लिए बहुत चिंतित होते हैं, फेल्योर कोई काम नहीं होता। उसके बाद एक और क्या मैसेज था? जी भाई साहब, इसमें और आगे प्रश्न है चैट में। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ, लाभ को देखते हैं तो 100% स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो स्टडी में मन कैसे लगे? लाभ को देखते हैं तो 100% स्टडी नहीं कर पाते हैं। लाभ नहीं कर क्या? पाते हैं तो कैसा लाभ? स्टडी में मन कैसे लगे? ये थोड़ा इनको प्रश्न इसको स्पष्ट करना पड़ेगा थोड़ा और। हाँ, जगदीश अगर जी हैं आप आजमगढ़ से। अनम्यूट करके बोल दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी जी जी, जगदीश जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि इससे मतलब जॉब वगैरह के लिए अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मतलब जॉब पे ज्यादा फोकस रहता है, और जो उसका थियरी है उस पे हम लोग ज्यादा नहीं फोकस कर पाते हैं, जो भी है। आप कह रहे हैं कि जॉब पर ज्यादा फोकस रहता है इसलिए टोटल स्टडी नहीं कर हाँ पाते ये। हाँ देखिए, लाभ जॉब करना नहीं, पढ़ाई हाँ का लाभ ज्ञान प्राप्त करना है। जॉब एक अलग बात है, जॉब लगना एक अलग बात है। दो लड़के एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी की जॉब एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लग गई जो कि आगे बहुत डेवलपमेंट है, और किसी का जॉब एक ऐसी जगह लग गया जहां आगे डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन पढ़ाई का जो लाभ होता है वो बिल्कुल अलग होता है। पढ़ाई का लाभ क्या होता है? पढ़ाई का लाभ एक ही होता है, वो ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को भी ये कहा कि तुम पढ़ाई में ये मत सोचो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो वो सही ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मैं जब इंटरव्यू लेता लोगों का, तो अगर देखा जाए तो इंटरव्यू में मैं एक भी लड़का मुझे इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में भी लड़के ऐसे नहीं मिले जो कि इंजीनियरिंग के ढंग से जानते हो। इसलिए हम ये जानते हैं कि देखते हैं कि वो जो जान रहा है उसको ठीक से जानता है कि नहीं जानता। कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास क्लियर होगा, आप परिणाम करें, परिणाम अलग होता है, लाभ अलग बात होती है। पढ़ाई का लाभ यह होता है, पढ़ाई का एक ही लाभ होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उस चीज के प्रति। अगर एक विषय पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे विषयों पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर एक विषय पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हर जगह आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन या कॉन्सेप्ट क्लियर होना माइंड की एक स्टेज होती है। ये कोई इंपॉर्टेंट, जैसे लोग आईएएस करते हैं, वो अलग अलग तरह के जॉब में जाते हैं। एक ही बात है, हमारे पास जो प्रॉब्लम आई उसको हमने प्रॉपर सॉल्यूशन कर पाए कि नहीं कर पाए। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, तो फिर नौकरी कोई बड़ी बात नहीं। आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए, ये कौन जानता है कि कौन क्या करेगा और उसमें किस ढंग की प्रॉब्लम आएंगी। हर दिन अलग अलग प्रॉब्लम आती है। मैंने अपने अनुभव से कहता हूं कि 99.99% लोग को जो पढ़ते हैं वो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता। प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याएं कुछ और ही होती हैं। जो मैंने आपको कहा कि मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट, मेरे को पूरा साइंस पे काम करना, और वो भी केमिस्ट्री भी पढ़नी पॉलीमर साइंस की, और मैकेनिकल साइंस भी पढ़ना पड़ा, उसके हमारा पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम में काम था उसके लिए। लेकिन हुआ क्या, मेरे को ये पता था कि मेरे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट जो 3 गोल्डन रूल्स है वो क्लियर है। मैं चार्ट लड़के आते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल क्या है। ग्रेजुएशन किए हुए लड़के उसको गोल्डन रूल को नहीं बता पाते। तो पढ़ाई का लाभ यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी किताब पढ़ें, आप उपन्यास भी पढ़िए, तो उस उपन्यास से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उपन्यासकर्ता किस बात को कहना चाहता है, उसका आउटकम बात की बात। वो नौकरी करना, जॉब, वो बहुत बात की। पढ़ाई करते समय नौकरी को कभी ना सोचिए। बहुत लोग पढ़ लिख करके कोई जॉब नहीं मिलता, कई लोग बिना पढ़े लिखे बहुत अच्छा जॉब करने लग जा रहे हैं। वो बहुत कारणों पर निर्भर करता है। पढ़ाई का काम केवल पढ़ाई करना, उस विषय की मास्टरी हासिल करना।
तो फिर स्टडी में मन लग जाएगा, 100% लग जाएगा। इसीलिए गीता कहती है कि कर्म फल की मत सोचो, कर्म पर सोचो। काम कैसे करोगे ये सोचो, काम के परिणाम क्या होंगे ये नहीं सोचना। परिणाम तो होंगे पर वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए उसको नहीं सोचो। काम क्या है, काम कैसे करेंगे ये सोचो, पढ़ाई कैसे करेंगे, पढ़ाई में बेस्ट कैसे आएंगे ये सोचो। आउटपुट की बात नहीं कर रहे, एडवांटेज की बात कर रहे। आप आउटपुट की बात करें, आउटपुट और एडवांटेज दो अलग अलग चीजें। जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा इसमें कि ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी यही था कि तो उसमें दो पर्सपेक्टिव थे कि एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, या फिर उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो तो ऐसे ही होता था कि जब हम लोग ये पढ़ते थे तो किसी कॉन्सेप्ट में डीप में जाके उसको रिसर्च करना, उसमें जाना, तो जो कॉन्सेप्ट हमने उस समय पढ़े वो आज भी हमें याद है, उसके सिद्धांत आज भी याद हैं। और आज भी हम लोग जो है उसमें वो पूरा जैसे जैसे जो पढ़ा था वो सारी चीजें याद है। तो हमें लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ पढ़नी चाहिए तो कॉन्सेप्ट के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि किसी उसके लिए उस एग्जाम में आउटपुट उसका वो वजह वो भी अलग से होना चाहिए कि हमें इतना इतना जो आउटपुट लाना है, लेकिन पढ़ते समय जो है मुख्य तरफ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो आगे चल के बहुत आगे फायदा करता है, बेनिफिट उसका बहुत रहता है। क्योंकि आगे जैसे आपने जॉब में कहा कि जॉब में इंटरव्यू, ये हम लोग के साथ में भी आता है। आज कभी हम लोग भी जब इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनके इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको जो है ऊपर ऊपर थ्योरी तो मालूम, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है। तो हमें लग रहा है आज कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन है वो जॉब ओरिएंटेड और ये मार्क्स ओरिएंटेड होती जा रही है। जी जबकि पहले की पद्धति थी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वो लोग पढ़ाते थे कॉन्सेप्ट। जी भैया। तो भैया अगर और कोई विषय हो तो जी, फिर कि नहीं और का कोई प्रश्न हो या फिर कोई हैंड रेज करके पूछ सकते हैं इसमें। कोई 1 मिनट समय है अपने पास में। जी जी। चलिए अगर कुछ नहीं है तो फिर क्लास को यहाँ क्लोज करें, समय हो गया है। जी जी भाई साहब जी, चलिए, क्लोज कर सकते हैं। आइए। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। आप सबका ठीक है। जीवन मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर के साथ। प्रणाम। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका। बहुत ही अच्छी ये गुणवत्ता की और बहुत ही बढ़िया ये कक्षा थी, बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला है इसमें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद भैया।